हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम हैं जूनियर अकाउंटेंट की अकाउंटिंग वर्कशॉप की तीसरी क्लास में। फर्स्ट दो क्लासें अपने अपलोड हो रखी है चैनल पर। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो आप पहले फर्स्ट और सेकंड क्लास देख लीजिए, फिर इस क्लास में आइए। फर्स्ट क्लास में हमने क्या देखा, बिजनेसमैन पैसे बिजनेस में डालता है तो उसको अपन कैपिटल बोलेंगे। जरूरी नहीं है भी बिजनेसमैन स्टार्ट से कैपिटल डाले, बीच में भी अगर कभी भी व्यापार में अपनी तरफ से कुछ भी पैसा देता है, स्टॉक देता है, कुछ भी दे, वो कैपिटल मानी जाएगी। खुद के अलावा, अपने से अलावा व्यापार में किसी भी दूसरे व्यक्ति से पैसे लेता है तो उसको अपन दायित्व कहेंगे। या किसी को चुकाना बाकी रह गया, उधारी है, उन सबको अपन क्या बोलेंगे बेटा, दायित्व बोलेंगे। खर्चा देना भी बाकी है, वो भी हमारा दायित्व है। किसी का उधार खरीदा हुआ माल को पैसे देना बाकी है लेनदारों को, वो भी अपना दायित्व है ना। हमारा किसी से पैसा लेना बाकी है, वो भी हमारा एसेट है। मान लो हमने केस कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, विनियोग कर मतलब निवेश कर रखा है कहीं, तो वो भी हमारी क्या बेटा, एसेट है। तो ऐसा करके हमने सीखा था। फिर हमने सीखा था खातों का वर्गीकरण, खातों के प्रकार। मान लो अपन व्यापार करते हैं, खूब सारे खाते खोले जाएंगे, खर्चों के खाते खोले जाएंगे। हम व्यापार में हमारे पास खूब सारी वस्तुएं आएगी, जैसे माल सबसे पहली वस्तु, लैंड एंड बिल्डिंग ये भी वस्तु, मशीन वस्तु, ऐसा करके खूब सारी वस्तु आएगी। उन वस्तुओं का खाता खोलेंगे। मानना कि हमारे पास एक मशीन, दो मशीन, तीन मशीन, चार मशीन है, तो अलग अलग टाइम पे आई हुई अलग अलग मशीन, अलग अलग टाइम पे उनकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। वस्तुएं की वैल्यू बढ़ती है घटती है, जैसे लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ती है, मशीन की वैल्यू चलते चलते हाथ से घटती है। तो किसी की वैल्यू बढ़ानी पड़ती है हर साल, किसी की वैल्यू घटानी पड़ती है हर साल। तो इन सब वस्तुओं का भी हिसाब किताब हमें साथ ही साथ रखना पड़ता है। हम हमारे व्यापार में कौन से व्यक्ति जुड़े हुए हैं, कौन सी वस्तुएं जुड़ी हुई है, और कौन कौन से खर्चे हो रहे हैं। तो ऐसा करके हमने मूल रूप से व्यक्तिगत खाते और अव्यक्तिगत खाते दो प्रकार से बांटा था। थोड़ा सा उसका ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं अपन। नंबर वन, खातों की प्रकृति का वर्गीकरण। प्रकृति मतलब नेचर, भाई किस प्रकार की प्रकृति के खाते हमारे पास खोले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट। दो प्रकार के हैं, एक तो भाई व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति नहीं है ना। नंबर वन, ये व्यक्तिगत खाते, दूसरा अव्यक्तिगत खाते। अव्यक्तिगत खातों के दो प्रकार बताए थे हमने। नंबर वन, वस्तुगत और अवस्तुगत। वस्तु है और वस्तु नहीं है। ये हमने चार्ट बनाया था पहले कल विद पिक्चर्स, और मैंने कहा था भाई ये सारी वस्तु है, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड स्टॉक्स, केएस, ये आपके पास मशीनरी, ये आपके पास पूरा और दे दिया भाई फर्नीचर और दुकान का इंटीरियर। ये स्टॉक मान लो, इसको फर्नीचर मान लो। इसमें नाम मात्र, इसको याद रखने के लिए तीन याद रखो: व्यक्तिगत खाते, वस्तुगत खाते, आय व्यय के खाते। तीन प्रकार के खातों की प्रकृतियां होती है, तीन प्रकार की प्रकृति के खाते व्यापार में खोले जाते हैं। आय व्यय में एक्सपेंसेस, आय में आपकी इनकम। इनके साथ साथ और आपको याद क्या रखना है, थोड़ा इंक, इनके साथ साथ देखो, ऑल एक्सपेंसेस व्यय हो गया, इनकम आय हो गई, ऑल प्रॉफिट्स एंड लॉस एंड गेन, ये आपको ध्यान रखना है। तो अपने पास कितने प्रकृति हो गई, तीन प्रकृति हो गई। व्यक्तिगत प्रकृति खाते, वस्तुगत प्रकृति खाते, आय व्यय प्रकृति के खाते। आय व्यय का और एक सेकंड नाम है नाम मात्र, ये याद रखना होगा, एमसीक्यू में कोई भी एक नाम आ सकता है। ये अगर वस्तुगत है तो इसको बोलेंगे अवस्तुगत, ये वास्तविक है तो इनको बोलेंगे अवास्तविक। तो साथ ही साथ याद हो गया, वस्तुगत, अवस्तुगत, वास्तविक, अवास्तविक, ये नाम मात्र और ये आय व्यय। ठीक है, तीन प्रकार की प्रकृति के खाते अपने पास हो चुके बेटा, ये हमने कल पढ़ाया था। इसके बाद हमने इसका एक ब्रीफ डिटेल में चार्ट बनाया था, जो अपन देखते हैं पूरा एज ए रिवीजन के तौर पर। व्यक्ति कितने प्रकार है माने हमने, माने क्या भी होते हैं व्यक्ति कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। ऐसे व्यक्ति जो प्राकृतिक व्यक्ति हो, जिसकी जन्म होती है, जिसका जन्म होता है, जिसकी मृत्यु होती है। चलने फिरने वाले सजीव प्राणी जो हमसे हमारे व्यापार में जुड़ते हैं, वो हो गए प्राकृतिक व्यक्ति। कर्तव्य व्यक्ति या कानूनी व्यक्ति। कर्तव्य व्यक्ति की डेफिनेशन क्या है भाई, ऐसे व्यक्ति जो कानून द्वारा निर्मित होते हैं, जो कि संविधान द्वारा निर्मित होते हैं, है ना, जिनका व्यक्ति स्वामी से उसका अलग पृथक अस्तित्व होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है उनकी, भाई उनकी एक अलग पहचान होती है। व्यक्ति के मालिक के नाम से ना पहचान कर वो अपने नाम से पहचाने जाते हैं, है ना, कानूनी व्यक्ति। जैसे इसमें बैंक, जैसे कि आप आईसीआईसी बैंक, एसबीआई बैंक, ये बैंक क्या है, एक व्यक्ति है। एचडीएफसी बैंक, बैंक के मालिक को आप शायद ही जानते होंगे, लेकिन बैंक के नाम को आप जानते हो और उस बैंक को आप पैसा देते हो और उसी बैंक से पैसे लेते हो। इन व्यक्तियों से भी आप लेन देन करते हो, जैसे कंपनी हो गया, कोई फर्म हो गई, एनजीओ हो गया, एनपीओ हो गया, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज, इस प्रकार के ऐसे आर्टिफिशियल पर्सन हैं
जिनसे आप लेन देन करते हो। इमेजिंग पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, कृत्रिम व्यक्ति, कानून व्यक्ति, इसके नाम है। अब प्रतिनिधित्व व्यक्ति, मैंने कहा था ये स्टार मार्क कर लो, एमसीक्यू यहां से उठते हैं भाई। कैपिटल प्रतिनिधित्व करता है व्यापार के स्वामी का, ड्राइंग प्रतिनिधित्व करता है व्यापार के स्वामी का, टैक्स पेबल करता है गवर्नमेंट को देनी है। ये टैक्स पेबल किसको देना है सर? गवर्नमेंट को देना है, ठीक है। अब देखिए बिल पेबल किसको बिल देना है? हमने सप्लायर को बिल पेमेंट करना है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, कुछ प्रीपेड ऐसे हो गए जिसके हमारे खर्चे हुए ही नहीं, फिर भी हमने एडवांस में सैलरी दे दी, प्रीपेड एक्सपेंसेस कर दिए, या एक्सपेंसेस मिसप्रिंट है, ठीक है। तो ये हमें अगर बाय द वे हमें उनको यूज नहीं लें, वापस आ गया हमारा पैसा, तो हमारा पैसा एडवांस में गया हुआ किसी व्यक्तियों के पास पड़ा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो साल के अंत तक देने बाकी है। एक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो साल के अंत तक कमा ली है लेकिन प्राप्त नहीं हुई है। बिल रिसीवेबल्स, ऐसे बिल्स जो हमारे पास आ गए हैं, कुछ टाइम के बाद वो पैसों में बदलेंगे, उनको भुनाया जाएगा, है ना। तो ऐसे बिल्स वो किसी व्यक्तियों के हैं, कस्टमरों के हैं, है ना, तो कि ये खाते किसी और को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद मूर्त संपत्तियां, ऐसी संपत्तियां जो देखी जा सकती है, वस्तुगत खाते, ये हमने बताया था कल, इंट्रोडक्शन किया था। ये अदर्शीय खाते, भले इनमें हम टाइम खराब नहीं करेंगे, ये बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, बहुत सी कॉमन सी बातें हैं। थोड़ा मैं इसमें फास्ट भी बोल रहा हूँ, आगे चल रहे अपन देखो। इनको मैंने इंग्लिश में एक चार्ट दिया था, ये सब नए बच्चों के लिए है, थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। कुछ बच्चों ने आज ही अगर वीडियो देखा हो तो आपको समझ में आएगा, है ना बेटा। ये आपकी इंग्लिश में हो गया, ये सारे अपने डिटेल में बताया था हमने। इसके बाद एक्रूड इनकम की भी डिटेल बताई थी। एक्रूड इनकम, ऐसी इनकम, इसको बेटा ध्यान रखना, ये हिंदी का जो नाम है, ये प्रोद्भूत आय, प्रोद भूत आय, ऐसी आय जो भूत की तरह है, दिखती नहीं है लेकिन हम ढूंढने पे मिलती है। समझो, याद करने का तरीका, प्रोद्भूत आय, है ना। ऐसी आय जो साल के अंत तक हमने कमा ली है लेकिन हमें मिली नहीं है, भविष्य में मिलने वाली आय। तो इसकी क्या लैंग्वेज में कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। भविष्य में प्राप्त होने वाली आय मानी जाती है उपार्जित आय, अदत्त आय, प्रोद्भूत आय, ये इनके नाम है ना। अगर ऐसा वर्ड आ जाए, चालू वर्ष में कमा ली गई लेकिन अभी तक प्राप्त न हुई आय, प्रोद्भूत आय, अदत्त आय, उपार्जित आय, इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्रूड इनकम। ओके, ये मैं कल अच्छे से बता चुका हूँ डायग्राम और चार्ट बना के। अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम जो अभी तक हमने कमाई नहीं है। जैसे कि मान लो हम किराए पे किसी को देते हैं मकान, और हमने उनसे 3 महीने का एडवांस लिया, कल मैंने अच्छे से डिटेल में बताया था, और हम 12 महीने का किराया ले लेते हैं और 3 महीने का एडवांस, हमारे पास टोटली 15 महीने का किराया आ चुका है। वो 3 महीने का किराया अभी तक हमने कमाया नहीं है, एडवांस इनकम के रूप में हम लेके बैठ चुके हैं, है ना। तो भाई वो इनकम क्या हो गई? अनअर्न इनकम हो गई। हमने कमाई नहीं है लेकिन फिर भी अर्न कर ली है, प्राप्त हो गई है। इसके भी मैंने हिंदी नाम और इसकी डेफिनेशन दी थी, वापस है देख लो भाई। हाँ, क्या है कि बच्चे अधिकतर स्क्रीनशॉट में बिलीव करते हैं, लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ ये आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है या उतारने की जरूरत नहीं है। आपको 100% यहाँ मिलेंगे, ये चार्ट पूरा मिलेगा आपको, एकदम साफ सुथरा भी मिलेगा, मेरे हाथ से लिखा हुआ मिलेगा, दोनों तरह के आपको चार्ट मिलेंगे ताकि आपको उतारने में दिक्कत नहीं हो। अनुपार्जित आय या अग्रिम आय, अनुपार्जित का मतलब ऐसी आय, उपार्जित मतलब कमाई नहीं है, उपार्जित नहीं हुई है, अभी अनुपार्जित है लेकिन हमें प्राप्त हो गई है, उसको बोलेंगे अपन अग्रिम आय, है ना। ये वर्ड इसका है। अब देखिए भाई नेक्स्ट, उपार्जित आय और अनुपार्जित आय को हमने थोड़ा सा डिटेल में एकदम साथ में बता दिया था। उपार्जित आय चालू वर्ष की परंतु प्राप्त नहीं हुई है, चालू वर्ष की लेकिन प्राप्त नहीं हुई है, उपार्जित आय। चालू वर्ष की वर्ष के समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुई है, उपार्जित आय। चालू वर्ष में अगले साल की आय प्राप्त हो गई है लेकिन अभी उपार्जित नहीं हुई, वो अनुपार्जित आय, है ना, इसको बोलेंगे अनुपार्जित आय। अगले वर्ष से संबंधित हो, इस वर्ष में मिल गई हो, चालू वर्ष में मिल गई हो, वो अनुपार्जित आय। इस वर्ष में अगले साल की तक हमको अगर नहीं मिली हो तो वो उपार्जित आय। तो अच्छे से इनको थोड़ा समझ लेना, देख लेना। इसका अगर आप लेना चाहो तो कंफ्यूजन कभी नहीं हो, नोट भी कर लेना। अब इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये हमारा कल कल हमने शायद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पढ़ा दिया था या नहीं पढ़ाया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद नहीं पढ़ाया था। यहां तक पढ़ाया हमने कल, यहाँ पढ़ाना बाकी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदत्त व्यय, बकाया खर्च, बकाया व्यय, ये इनके हिंदी के नाम है। पहले तो बता देते हैं भाई ये क्या है बेटा, लायबिलिटीज है। क्या है
ये जो चीज है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बकाया हुआ है, ये क्या है? यहाँ पे तो अपने आ जाएगी, क्या कहते हैं, डेफिनेशन आएगी, फिर आपको लिखने में उतारने में दिक्कत रहेगी। इसको बोलते हैं लायबिलिटीज। ये हो गई अपनी लायबिलिटीज, है ना बेटा? ठीक है, अच्छी बात है। लायबिलिटीज क्यों सर, अभी देखते हैं। मान लो, ये पहले थोड़ा डेफिनेशन ले लेते हैं पहले। ऐसे व्यय जो चालू वर्ष से संबंधित होते हैं, इस साल के व्यय हैं, परंतु खाते बंद करने की तिथि तक नहीं चुकाए गए रहते हैं। खाते बंद हो गए, हमारे साल पूरा हो गया, हम सबके खाते बंद कर रहे हैं। जैसे मान लो 12 महीने में 1,000 रुपये महीने के हिसाब से किसी को वेतन देना है, तो 12 महीने में उसको 12,000 देने थे। 12 महीने पूरे हो गए, अब 12 आज हम खातों की क्लोजिंग कर रहे हैं। इसके ऊपर भी अपन टॉपिक लेंगे, एक छोटा सा 10-15 मिनट का टॉपिक है, कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर, खाते कब बंद किए जाते हैं, बंद खाते करते तो कौन कौन से व्यापार, कौन कौन से खाते बनाते हैं, ये सारा थ्योरी का पार्ट है। मैं भी आपके प्रैक्टिकल बिल्डअप करा रहा हूँ। ये चीज़ें आपके इसके 10 दिन का जो अकाउंटिंग वर्कशॉप है वो हो जाएगा। उसके बाद हम सिलेबस उठाएंगे जीरो लेवल से वापस, जिसमें आपकी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों साथ चलेंगे विद एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट। ठीक है बेटा? अब देखो, वापस चुकाए रहते हैं अदद व्यय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं, जैसे कि मजदूरी, वेतन व किराए के लिए अदद व्यय हो सकता है। ये ऐसे व्यय हो गए जो आप चुका रहे थे लेकिन अभी साल का अंतिम आ गया। जैसे सोचते हैं, देखो अपन जो आपको आज तक के ईयर पता है वही ईयर में ले रहा हूं मैं। यहाँ मान लो जनवरी है, ये दिसंबर आ गया, साल हो गया पूरा। अभी आप कैलेंडर ईयर को समझो, अपन को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना? तो भाई आप दे रहे हो सैलरी, सैलरी है ना, 1,000 रुपीज पर मंथ है, तो 12 महीने कितनी होगी बेटा? 1,000 इंटू 12, 12,000 हो गई। देनी थी इस व्यक्ति को, सेल्समैन को देनी थी। बट भाई यहाँ आ गया 31 दिसंबर, ध्यान देना, यहाँ आ गया 31 दिसंबर। सोचना, ध्यान देना, यहां पर 12 महीने होते ही 31 दिसंबर को हमने पेमेंट नहीं दिया। जनवरी का पेमेंट हम हर जनवरी को मान लो कि भाई 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 30 जनवरी को देते हैं। 31 जनवरी 31 की होती है, 31 जनवरी को देते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का पेमेंट हम कब देंगे? 31 दिसंबर को देते हैं। ठीक है, पूरा होते ही। लेकिन हमने 31 दिसंबर को नहीं दिया, आज के दिन हमें खाते बंद करने हैं मान लो, और आज हमारे पास देने के लिए पेमेंट नहीं है, हमने पेमेंट नहीं दिया। एम्प्लॉय से कहा भाई 2-4 दिन बाद ले लेना। मान लो हम, ये था 2023, हमने उस बंदे को 5 जनवरी 2000 5 जनवरी 2024 को उसको पेमेंट किया है। 2024 को अगर मान लो यहां पर पेमेंट किया, कितने दिन बाद किया बेटा? 4-5 दिन बाद किया, चाहे पहले अगले दिन ही दो। यहां पर ऑन द डेट ऑफ बुक्स ऑफ क्लोज, अगर आपकी बुक्स आज क्लोज हो रही है, आज बुक को बंद कर रहे हो, तो ये हमारे लिए क्या है? 1 महीने का 1,000 रुपया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है बेटा। O/S आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ये पैसा देना बाकी है। किसको देना बाकी है? ध्यान दो, इस व्यक्ति को देना बाकी है, ये व्यक्ति है ना? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को अपन क्या बोलेंगे बेटा? व्यक्तिगत खाते, है ना? व्यक्तिगत प्रकृति का खाता है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये लायबिलिटीज क्यों है? अभी मैंने बताया इसको देना बाकी है ना, साल एंड हो गया, इसको देना बाकी है। बाकी है तो मतलब लायबिलिटीज है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया पहले ही, ये अपना दायित्व है। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है। ओके, अब आगे चलते हैं अपन। प्रीपेड एक्सपेंसेस वही हो गया, साल के अंत तक हमने कुछ भविष्य के खातों का, भविष्य के व्ययों का भुगतान कर दिया हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलेंगे, पूर्वदत्त व्यय, है ना? पूर्वदत्त व्यय, ये देखो एक हिंदी का खतरनाक वर्ड है यहाँ, पूर्व संदत्त व्यय। क्या है? पूर्व संदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय। इसके साथ हिंदी का वर्ड खतरनाक सा है, ये आ गया तो ये याद रखना, पूर्व संदत्त व्यय। भाई एग्जामिनर कभी कभी बच्चों के मजे ले लेता है, अच्छे से वर्ड दे देता है, अपन को आपको लगता है संस्कृत का वर्ड है ना? पूर्व संदत्त व्यय, पूर्व भुगतान,
असमाप्त व्यय। असमाप्त व्यय का मतलब क्या होता है बेटा? ये दो वर्ड नाम आपके पास बिल्कुल नए से लगेंगे। हिंदी की वोकेबुलरी में आपके पास शब्द आ गया असमाप्त व्यय। किस प्रकृति होता है? असमाप्त का मतलब क्या होता है? साल पूरा हो गया लेकिन आपको भी समाप्त करना था। मान लो 12 महीने का वेतन, कितना रुपए दोगे? 12,000 दोगे तो वो खाता समाप्त, मतलब क्लोज। उसका मैटर क्लोज, अगले साल में अपने से कोई सैलरी में मांगने वाला नहीं है। अरे सॉरी सॉरी, अपन पढ़ा रहे प्रीपेड। असमाप्त व्यय, ऐसा व्यय मान लो हमने व्यय कर दिया 12 महीने में, मैं पूरा उसको पेमेंट दे दिया 12,000 रुपए, तो वो खाता क्या हो गया? समाप्त हो गया। आगे खाता नहीं जाएगा। तो अपन आउटस्टैंडिंग को भी असमाप्त व्यय बोल सकते हैं। आउटस्टैंडिंग को भी क्या बोल सकते हैं? असमाप्त व्यय बोल सकते हैं। मैं उसके अंदर भी ऐड कर दूंगा ये वर्ड, 100% उसके अंदर भी आ सकता है ये, है ना? तो ये ऐसे वर्ड है जो दोनों में काम होंगे। तो ऐसा वर्ड शायद ही एग्जामिनर दे, क्योंकि कंफ्यूजन वाला वर्ड है। फिर भी अपन देखते हैं इसको प्रीपेड में। ध्यान से देखो भाई, 12 महीने का जो खर्चा है वो हमने दे दिया, लेकिन किसी इंप्लॉय को ज़्यादा जरूरत थी, उसने कहा सर 2-3 महीने का एडवांस दे दीजिए। हमने 2-3 महीने का एडवांस दे दिया। प्रीपेड, एडवांस पेड, पूर्वदत्त भुगतान हमें देना था, लेकिन हमने कुछ ज़्यादा महीनों का दे दिया, उसको बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। ऐसे वह जो चालू वर्ष में अग्रिम चुका दिए जाते हैं, चालू वर्ष में अग्रिम चुका दिए जाते हैं, अगले वर्ष के कुछ खर्चे चुका दिए जाते हैं और लेखांकन वर्ष समाप्त होने की तिथि तक उनका उपयोग नहीं हो पाता है, तो ऐसे व्यय या व्ययों को पूर्वदत्त व्यय या असमाप्त व्यय कहा जाता है। अभी वो व्यय समाप्त हुई नहीं। मान लो हमने एक बिल्डिंग किराए पे ले रखी है, हमने किसी को एडवांस पेड कर रखा है, देता ना डिपॉजिट, 2 महीने का, 3 महीने का, कोई 1 महीने का डिपॉजिट लेते हैं, तो हमने उसको एडवांस डिपॉजिट दे दिया 3 महीने का, तो हमारा एडवांस पेड है। किसका? रेंट का। तो हमारा वो प्री पेड माना जाएगा, है ना? तो वही है, साल स्टार्ट यहाँ हुआ, यहाँ खत्म हुआ। मान लो हमने रेंट का, रेंट, एडवांस डिपॉजिट, एडवांस, एडवांस डिपॉजिट दे दिया। मान लो कितना दिया भाई? सर 3,000 एडवांस डिपॉजिट दे दिया, 1,000 रुपये महीने के हिसाब से। अब देखा, आपको दिमाग में ये क्लिक नहीं करना चाहिए कि भाई यहाँ पे दिया गया ही प्रीपेड होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मान लो हम हर महीने 1,000 रुपए देते आ रहे हैं, हर महीने 1,000 रुपए देते आ रहे हैं भाई साहब। तो यहाँ तक अपन कितना दे देंगे? 12,000 रुपए दे देंगे। लेकिन मान लो यहाँ पर मकान मालिक आया हमारे पास, बेचारा बुजुर्ग था, भाई साहब बहुत अर्जेंट है, कुछ महीने की एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिल सकता है क्या? कुछ उधारी इसी जैसे दे दो, भले ही हमें रेंट का कुछ एडवांस मिल सकता है क्या? हमने यहाँ पर उसको 6,000 रुपये दे दिए। तो 1,000 तो इस महीने का, 1,000 इस महीने का, 1,000 इस महीने का, टोटल कितना एडवांस चला गया? अगले महीने के कितने चले गए? जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीने का हमारा यहाँ एडवांस चला गया 3,000। और तो यहाँ पर जो दिया गया पेमेंट था अक्टूबर में, जो दिसंबर तक समाप्त हो गए, उसमें से 6,000 में से, ध्यान दो, 6,000 में से 3,000 क्या हो गए? ये हो गए समाप्त, ये हो गए समाप्त। ये जो 3,000 है वो क्या है? इस 6,000 में से आगे चले गए, वो हो गए असमाप्त व्यय। ये हो गया असमाप्त व्यय, ये इसका एक्चुअल में डेफिनेशन हो गया। ठीक है, ये हो गया असमाप्त व्यय। पूर्व संदत्त व्यय का तो भाई यही मतलब होता है, पूर्व संदत्त व्यय, पूर्व सन किसी संदर्भ में दिया गया दत्त व्यय है, ऐसा किसी के खर्चों के संदर्भ में दिया गया, पूर्व में दिया गया व्यय है, ये समझ लो। नाम तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट मैं आपके दिमाग में डाल दूंगा। ये हो गया भाई कॉन्सेप्ट। तो भाई जरूरी नहीं है कि एडवांस में दिया जाए, मतलब कि चालू वर्ष के अंत तक अगर कोई ऐसे खर्चे जो दे दिए हैं जो अगले वर्ष से भी संबंधित हो, या ऐसे खर्चे जिन जो समाप्त नहीं हुए हो, जो आगे तक जा रहे हैं हमारे खर्चे, या फिर मान लो एक आदमी को हमने कहा भाई अरे वकील साहब हमारा एक केस लड़ना है, हमने उनको 50,000 रुपए दिए साल में, वो कहता भाई 1,000 रुपए नोटिस के लूंगा,
तो हमारा बिजनेस चल रहा है अभी, खूब सारे किसी लोगों को नोटिस देना पड़ता है। मान लो बैंक का आप मतलब ब्याज का काम कर रहे हो, आपके पास कोई ऐसी संस्थान खोल रखी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल रखी है, और आपने एक लॉयर को कर रखा है। ध्यान देना, ऐसे खर्चे उनको भी प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलेंगे। हमने उस बंदे को लीगल एक्सपेंसेस के नाम से उनको पैसे देते हैं। हम उसका खाता खोलते हैं बिजनेसमैन का, नहीं सॉरी, उसका एडवोकेट का, लीगल एक्सपेंसेस के नाम से। ठीक है, अब उसको हमने 1000 रुपए दे दिए, 1000 रुपए के हिसाब से 50 नोटिस के पैसे देते हैं कि भाई 50 नोटिस के पैसे हम आपको देते हैं, 50,000 रुपए। आप जब भी हमें कोई टाइम पर ब्याज नहीं देगा, जिसकी इंस्टॉलमेंट ज़्यादा बाउंस हो रही है, उसको नोटिस भेजना है। और 50 नोटिस हमारे लगभग मिनिमम साल में जाते हैं। तो वैसा उस बंदे ने 40 नोटिस भेज दिए, हमने उसको एडवांस में 50,000 रुपए दे रखे हैं। अभी नोटिस कितने भेजने बाकी है? 10। तो वो खर्चे इस साल के हुए ही नहीं। वो खर्चे 50,000 में से, ये 50,000 का जो हमारा नोटिस था पर मंथ के हिसाब से, एक सॉरी पर एक नोटिस के हिसाब से 1000 रुपए का था, यहाँ तक 40,000 तो खत्म। आगे 10,000 अब पता नहीं कब वो नोटिस भेजे कि नहीं भेजे। तो ये हो गया प्रीपेड, हमने प्रीपेड कर रखा है एक्सपेंसेस। ऐसा एक्सपेंसेस दे दिया एक साथ जो हमें पता नहीं। मान लो एक भी नोटिस नहीं दे यहाँ, तो पूरा का पूरा 50,000 प्रीपेड दे दिया, खर्चा एडवांस में दे के रखा हुआ है। इससे होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो इस साल के व्ययों के शामिल नहीं होंगे। इस साल के कुल व्ययों में से प्रीपेड कर रखे व्यय वो माइनस हो जाते हैं। वो अपन फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे ना, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में आएगा, तो वहां आपको ये और अच्छे से हेल्प करेगा। ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं। हाँ, अब आते हैं अपन एमसीक्यूज और क्वेश्चंस पर। अब आते हैं अपन एमसीक्यूज और क्वेश्चंस पर। ये भाई कैसे आपको ये जो भी ने इतना पढ़ाया है, एक क्लास ले ली थी फर्स्ट, उसके एमसीक्यूज उसमें थे, क्वेश्चंस थे। अब आ रही क्लास सेकंड, उसको क्वेश्चंस एमसीक्यूज अब इसमें होंगे। अब देखिए प्रश्न आ रहा है आपके सामने, पूंजी खाता है। चलो एक और आपके सामने चार्ट लाया जाए। पूंजी खाता, कैपिटल, कैसा खाता है बेटा? प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता है। क्या ऑप्शन है क्या? प्रतिनिधित्व, वास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता, अवास्तविक खाता, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं राइट नहीं होगा। पूंजी खाता एक प्रकृति प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता है, बट व्यक्तिगत खाते की प्रकृति, ये मेन तो ये है ना, ये तो क्या है? सब टाइटल। मेन टाइटल तो इसका क्या है? व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाते की प्रकृति का है ना। ये तो सब टाइटल है। व्यक्तिगत में भी कौन सा, प्राकृतिक है, कृत्रिम है, या प्रतिनिधित्व है? भाई साहब इसमें है ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे? व्यक्तिगत खाता। कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, इजी था क्वेश्चन, बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टॉपिक के कुछ पास्ट ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। लेकिन पहले मैं क्या करा रहा हूं, इस चार्ट को कैसे फॉलो करना है, उस चार्ट को कैसे देखना है, उसलिए इसलिए मैं थोड़ा कुछ मन से क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। पूंजी खाता है, अब किस प्रकृति का खाता है? वास्तविक प्रकृति का खाता, व्यक्तिगत प्रकृति का खाता? बच्चे राइट करके आ जाते हैं, व्यक्तिगत प्रकृति का खाता। फिर कहते हैं सर हमारी 100% एक्यूरेसी नहीं आ रही, हमने कॉमर्स पढ़ी है। अरे बेटा पढ़ी है, लेकिन गुनी नहीं है, ढंग से देख। अवास्तविक, नीचे देख, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता दे रखा है, ये वर्ड है ना। एक्चुअल में उचित आंसर क्या है? व्यक्तिगत तो है, ये रहा। ये रहा व्यक्तिगत खाता, ध्यान दो। व्यक्तिगत खाता यहां है, आपके व्यक्तिगत खाता यहां है, ये तो उत्तर हो गया ना यहीं। ये आप उचित आंसर दे रहे हो, व्यक्तिगत में भी कौन सा? प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता है। बस इस तरह से चार्ट को फॉलो करना है। वस्तु भी आ गई, जैसे ख्याति किस प्रकृति का खाता है? सर वस्तुगत प्रकृति का खाता है। ख्याति एक वस्तु है, उसको बेचा और खरीदा जाता है, ख्याति एक वस्तु है। ठीक है, अवस्तु में भी कौन सी? टेंजिबल या इनटेंजिबल, दर्शीय या अदर्शीय? सर एक अदर्शीय प्रकृति का खाता है, अदर्शीय वस्तुगत खाता है ना, जिसको अपन बोल सकते हैं अभी अदर्शीय, अमूर्त, है ना, वस्तुगत खाते, दो नाम है उसके। तो आप ध्यान रखना भाई, इस तरह से आपको एमसीक्यूज करने से पहले ये चार्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। ऐसे एक प्रकृति के खाते अगर आता है तो आपको डिटेल में जो उचित आंसर हो वो देना है। ऐसी कंडीशन में आपका ये आंसर कतई गलत सही नहीं हो सकता, ये आंसर आपका गलत है, आंसर राइट है बी। आ गया समझ में अच्छे से? ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो अब मैं इसको वापस से सही कर दे रहा हूं, थोड़ा सा वापस एक्सप्लेनेशन से समझा दे रहा हूं। यह हाइलाइटर, यहां व्यक्तिगत खाता है, सॉरी,
यहाँ व्यक्तिगत खाता है, तो भाई साहब आपके यहाँ पे भी व्यक्तिगत खाता है। आगे आप अगर जाना चाहो आंसर में तो प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता, इसलिए आंसर राइट कौन सा हो गया भाई साहब? डी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर अपन अब आगे चले थोड़ा सा और क्वेश्चंस देखते हैं। इनमें से कौन सा एक वास्तविक या वस्तुगत खाता नहीं है? ध्यान दो, वास्तविक और वस्तुगत। वस्तुगत जो वस्तुओं से संबंधित है। अब ध्यान देना है, नहीं है। किस में ध्यान देना है? नहीं है। रोकड़ सर वस्तुगत है, रियल है सर। फर्नीचर भी वस्तु है, रियल है सर। बकाया किराया ये वस्तु नहीं। ख्याति भी रियल है सर, वस्तु है। बकाया किराया खाता, रेंट था, खर्चा है सर। ये तो वह है। किराया क्या होता है सर? वह होता है। किराया क्या होता है? वह होता है, व्यक्ति नहीं होता है। बकाया है, बाकी है, तो ये व्यक्ति हो गया ना। व्यक्तिगत प्रकृति का खाता है ये। क्या है भाई? व्यक्तिगत प्रकृति खाता। और कौन सा व्यक्तिगत प्रकृति है? प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत प्रकृति का खाता है बकाया किराया। आउटस्टैंडिंग रेंट जिसको हमने बोल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये किस प्रकृति का खाता है भाई? व्यक्तिगत प्रकृति का खाता है, तो ये वस्तुगत प्रकृति का नहीं है। ये टिक करो, आंसर राइट है। देखो ये चार्ट, वस्तुगत वास्तविक खाते कौन से भाई? वस्तुगत या वास्तविक खाते कौन से है भाई? दर्शीय या अदर्शीय, मूर्त या अमूर्त, काल्पनिक, ये इनके 3-4 नाम हैं। अब इसमें से देखिए, ख्याति वस्तुगत है, ये वर्ड था। रोकड़ वस्तुगत है, फर्नीचर वस्तुगत है, बकाया किराया रेंट यहां आएगा, लेकिन बकाया किराया आउटस्टैंडिंग रेंट इसमें नहीं है। आउटस्टैंडिंग रेंट बेटा किसमें है? ये रहा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब यहां ले लो ना, रेंट। आ रहा है समझ में? ओके, ये हो गए भी आपका 2 क्वेश्चंस, ये हो गए 3 क्वेश्चन। मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्यों करा रहा हूँ साथ साथ में? जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो फास्ट क्वेश्चंस करेंगे, उसको आपको समझना है। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट्स दे देना भाई सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया है। लेकिन ये तो मैं डिटेल में प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ, इस चार्ट को इस तरह से फॉलो करना है। नेक्स्ट, वेतन खाता है। वेतन का जो खाता होता है वो क्या है? वास्तविक है क्या? ये रहा वास्तविक। वास्तविक खर्चे कभी वास्तविक खाते नहीं होते, ये खाता भी नहीं है। व्यक्तिगत नहीं, नाम मात्र बिल्कुल अवास्तविक, नाम मात्र खाता अवास्तविक खाता। 2 आंसर कैसे आ गए भाई? वेतन खाता होता है, नाम मात्र खाता, अवास्तविक खाता, नाम मात्र अवास्तविक। ये इसको करेक्शन कर लो, अवास्तविक का वस्तुगत कर लो, वस्तुगत कर लो, ये आंसर है। या ये यहाँ पे कुछ हो तो ये आंसर है। थोड़ा इसमें टाइपिंग साइड मैंने वो एरर सुधारी थी, टाइपिस्ट ने गलती वापस वो सेव नहीं हुआ, कल की वो पीपीटी है वो देख नहीं पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ, अदत्त वेतन खाता, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी अब कौन सा खाता है? आउटस्टैंडिंग सैलरी एक तो है देखो, वास्तविक जो वस्तुगत होती है, व्यक्तिगत जो व्यक्ति होता है, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत और अवास्तविक। अब देखो इन तीनों में से कौन सा है? सर व्यक्तिगत तो है, लेकिन प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत है, तो फाइनल उचित आंसर क्या है? आउटस्टैंडिंग। सबसे पहले तो अपन क्या ढूंढेंगे? प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। ये आंसरों में है क्या? है तो वो राइट है। ये आंसरों में नहीं है तो सेकंड ऑप्शन क्या ढूंढेंगे? व्यक्तिगत खाता ढूंढेंगे। ये आपके ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन, इसके लिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा जोर दिया है समझाने के लिए, है ना। नेक्स्ट, अदत्त वेतन खाता है। अब अदत्त वेतन खाता है, इसमें देखो वास्तविक, व्यक्तिगत, नाम मात्र या अवास्तविक, है ना। इसके अंदर एक भी आपके वर्ड प्रतिनिधित्व का नहीं है। प्रतिनिधित्व वर्ड नहीं है तो इसका मतलब ये कौन से खाते मानेंगे अपन? व्यक्तिगत खाता मानेंगे। सेम क्वेश्चन है। अदत्त वेतन खाता है, कहीं तो प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता हो रहा है, अदत्त वेतन खाता है कहीं पर व्यक्तिगत प्रकृति का खाता होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आर्ट्स और साइंस के बच्चे यार एक ही रटने वाले हो। अगर बच्चे जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हैं, जो रट के जा रहे हैं एमसीक्यूज, वो कहेंगे सर एक क्वेश्चन अदत्त खाता है कभी तो प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत बोलता है, और अदत्त वेतन खाता कभी व्यक्तिगत बोलता है, सही कौन सा करें? अरे भाई प्रतिनिधित्व है तो वही सही मानना है। फर्स्ट टाइटल तो ये है इसका, ये है टाइटल है ना। तो पहले आंसर उचित वो है वो देना है ना। अगर आपके इसमें प्रतिनिधित्व का वर्ड है
तो व्यक्तिगत खाता, तो ये आंसर देना है। अब मैंने आपको ये ट्रिक बता दी कैसे आप, सॉरी, ये व्यक्तिगत खाता है, यहाँ पे भी व्यक्तिगत खाता, ये आंसर तो यहाँ इसके साथ हिट हो गया। ये एक्स्ट्रा वर्ड है, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। तो भाई साहब पूरा नेचर दे रखा है, बेस नेचर जिसका दे रखा है वो आंसर पहले देना है। बेस नेचर का कोई वर्ड नहीं हो, ये वर्ड अगर आपके नहीं आ रहे हो, ये वर्ड अगर नहीं आ रहे हो तो ऊपर वाला वर्ड तो होगा ही होगा, दोनों में से एक होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देनी है। इस तरह से क्वेश्चंस को एमसीक्यू हिट करना है। अभी आप नेचर, अगर आपके पास कोई स्टडी मटेरियल हो सेपरेट, अगर इसके क्वेश्चंस हो नेचर ऑफ अकाउंट्स के, वो कर सकते हो, या फिर आज मैं पीपीटी अपलोड कर दूंगा, उसकी प्रैक्टिस सेट कर लेना है इसके पर्सनल अकाउंट्स की। आज के लिए बच्चों इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन जर्नल, ठीक है। आज के लिए इतना ही पढ़ रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज थोड़ा सा वीडियो शायद शॉर्ट हुआ होगा, 40-45 मिनट का हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में लेंगे जर्नल का, जिसमें मुझे थोड़े से पीपीटीज वगैरह और ऐड करनी है, वो थोड़ा ऐड कर दूं, उसके बाद मैं आपकी क्लास लेता हूँ। आज आपको 2 क्लास मिल जाएगी, बैक टू बैक एक क्लास, 2 क्लास एक साथ डाउनलोड होगी। आप जल्दी से जल्दी अपना कोर्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सकें। और आपका आशीर्वाद और सहयोग रहा तो मैं इस वीडियो को और बेटर बनाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन दीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, है ना, कुछ शेयर कीजिए, कुछ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। आप, मैं आपके लिए इतनी हेल्प और मेहनत कर सकता हूँ, तो भाई लोगों आप भी किसी का भला कर दीजिए। जो जूनियर अकाउंटेंट पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको थोड़ा मेरे इस चैनल का रेफरेंस दे दीजिए। भाई साहब धन्यवाद। ओके, बाय बाय, टाटा।